ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर सिस्टम किया था और उसमें हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ें कवर कर लिया था। एक बार हम लोग एरर्स के बारे में देख रहे थे। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स में एरर्स देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी स्टेडी स्टेट एरर को हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्टेडी स्टेट एरर की बात करूँ, स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है ना। स्टेडी स्टेट एरर में किसकी बात करने जा रहा हूँ मैं? फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सिस्टम की बात करने जा रहा हूँ। इसमें हम स्टेडी स्टेट एरर कैसे डिफाइन करते हैं? सेम वही जैसे हम लोग पहले डिफाइन करते थे वही वाला चीज है। ठीक है, तो हम लोग ईएसएस कैसे डिफाइन करते हैं? ईएसएस से रिप्रेजेंट करते हैं स्टेडी स्टेट एरर को। और क्या होता है स्टेडी स्टेट एरर में? क्या होता है? लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी और ईटी जो भी आपका एरर सिग्नल होता है ईटी। ठीक है, इसको हम लोग स्टेडी स्टेट एरर बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज आपको याद होगा कि हम लोग जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बनाते थे वो कैसे दिखता था आपका? वो सिस्टम कुछ दोबारा से बना दे रहा हूँ आपको। ठीक है, जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बनाते थे ठीक है, ये आपका यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ चलो जी एफ एस। मान लेते जी एफ एस। ये आपका क्या होता है? इधर हम लोग देते हैं आर एफ एस और ये होता है हमारा सी एफ एस। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये, एक सिंपल क्लोज लूप सिस्टम है। ठीक है, और निगेटिव फीडबैक का यूज किया गया है इसमें। तो इसमें देखो ध्यान से, अगर मैं ईएस को बताऊं, ईएस कहाँ पे होगा? ईएस यहाँ पे होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो। ईएस जो होगा ना, सॉरी, जो ईएस होगा आपका कहाँ पे होगा? ईएस यहाँ पे होगा, देखो ये होगा ईएस हमारा। ठीक है, अब ईएस होगा यहाँ पे। ओके, अब ईएस होगा क्या एक्चुअल में? अगर मैं ईएस को डिफाइन करूँ, ईएस का मतलब क्या है? एरर है। एरर किसमें है? लैप्लास डोमेन में है। ईएस का जो, जैसे ईटी है ना आपका, ईटी, ईटी जो है इसी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लोगे तो क्या आ जाएगा? ईएस आ जाएगा। ठीक है, ईएस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ईएस क्या हो जाएगा? देखो इस, अगर इस सिस्टम को ध्यान से अगर हम लोग देखें, इस सिस्टम को ध्यान से देखें, इस सिस्टम को, ईएस की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर एस माइनस सी एस। सी एस आर है पूरा का पूरा, तो आर एस माइनस सी एस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सिंपल आर एस माइनस सी एस। ठीक है, ये क्या आ गया? ईएस की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, ईएस की वैल्यू क्या आ गई? आर एस माइनस सी एस। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो, और सी एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सी ऑफ एस इक्वल टू लिख सकते हैं ना, आर एस माइनस ई एस लिख सकते हैं। आर एस सी एस इक्वल टू क्या लिखते हैं? आर एस। ठीक है, वेट नहीं, इसको हम लोग सी एस को क्या है? सी एस क्या है? देखो सी एस क्या है? आपका आउटपुट है। ठीक है ना, सी एस क्या है? आपका सिंपल आउटपुट है। तो सी एस को हम ये भी लिख सकते हैं कि जी एस टाइम्स ई एस लिख सकते हैं ना। देखो बेसिकली क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे ई एस आपका इनपुट हो रहा है एक ब्लॉक का, तो जो आउटपुट होगा क्या होगा? जो इनपुट मल्टीप्लाइड बाई दिस, ठीक है ना, गेन। ये जो ई एस मल्टीप्लाइड बाई गेन इक्वल टू आउटपुट हो जाएगा। तो सी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे और नहीं लिखो, यहाँ पे हटा दो इसको। तो सी एस इक्वल टू सिंपल क्या हो जाएगा? जी एस टाइम्स ई एस। ठीक है, अब यहाँ से ई एस निकालना हो, और ई ऑफ एस जो होगा, ई ऑफ एस होगा क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा आर एस माइनस, अब सी एस यहाँ पे रख दो, तो क्या लिखोगे आप? जी एस टाइम ई एस लिख दोगे, जी एस टाइम ई एस हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर हमको ई एस को इधर इस साइड ले लें, अगर हम लोग ई ऑफ एस ले लें, ई ऑफ एस हो जाएगा प्लस जी ऑफ एस टाइम्स ई ऑफ एस, और दैट विल बी इक्वल्स टू आर ऑफ एस। ठीक है, अब इसमें से हम ई एस कॉमन ले लें। ठीक है ना, ई ऑफ एस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? वन प्लस जी ऑफ एस। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा आर ऑफ एस के। ठीक है, और यहां से अगर हम ई ऑफ एस निकालना चाहें, ई ऑफ एस, तो कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा आर ऑफ एस डिवाइडेड बाई वन प्लस जी ऑफ एस। ठीक है, तो ये चीज हमको देखना था। ठीक है, ये आपका आ गया। ई ऑफ एस की वैल्यू क्या आ गई? ई ऑफ एस आ गया हमारा, ई ऑफ एस, लेकिन क्या आ गया? सिंपल आर ऑफ एस, आर ऑफ एस डिवाइडेड बाई वन प्लस जी ऑफ एस। ठीक है,
तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, ठीक है, EFS। अच्छा, तो हमको क्या निकालना है, हमको स्टेडी स्टेट एरर निकालना है। स्टेडी स्टेट एरर को हमने डिफाइन कैसे किया था, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी E ऑफ t, ठीक है। अब आपको याद होगा कि हम एक हम थ्योरम लगाते थे, ठीक है, एक थ्योरम होता था, उसको बोलते थे हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना, फाइनल वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना, फाइनल वैल्यू थ्योरम होता था। उसमें क्या होता था, फाइनल वैल्यू थ्योरम में हम क्या करते थे, फाइनल वैल्यू थ्योरम में क्या होता है, कोई भी अगर हमको कोई मान लो कोई भी एक x ऑफ t सिग्नल है, अगर मेरे को ऐसे वैल्यू निकालना है, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी x ऑफ t है, वो किसके बराबर होता था, सिंपली वो बराबर होता था लिमिट s टेंड्स टू 0 s टेंड्स टू 0 s टाइम्स xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म x ऑफ s, ये होता था, ठीक है ना, फाइनल वैल्यू थ्योरम, ये हमको पता है, ठीक है। अब देखो मैं ऐसे ही सिमिलरली अगर इसी हम तरीके से देखें, सिमिलरली अगर मैं बोलूं आपसे कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी E ऑफ t, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, s टेंड्स टू 0 और s टाइम्स E ऑफ s हो जाएगा ना, ठीक है। ये कहां से आया, ये हमारा है फाइनल वैल्यू थ्योरम से, ठीक है। अब फाइनल वैल्यू थ्योरम से आया है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सिंपली लिमिट s टेंड्स टू 0 s टाइम्स E ऑफ s है, ठीक है ना, तो s टाइम्स E ऑफ s का मतलब क्या हो जाएगा, R ऑफ s डिवाइडेड बाई 1 प्लस G ऑफ s, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी E ऑफ t है, E ऑफ t की वैल्यू। अच्छा, E जो है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट एरर, E ऑफ s, ठीक है ना, इसी को स्टेडी स्टेट एरर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से क्या आ गई, E ऑफ s की वैल्यू क्या आ गई, लिमिट s टेंड्स टू 0 s टाइम्स R ऑफ s डिवाइडेड बाई 1 प्लस G ऑफ s, ठीक है। ये हमारा आ गया स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है, ये हमारा आ गया स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू, ओके, हमारे स्टेडी स्टेट एरर आ गया। अब देखो R ऑफ s याद होगा आपको, फॉर स्टेप रेस्पॉन्स, अगर हम स्टेप इनपुट देते हैं, अगर, ठीक है ना, स्टेप इनपुट देते हैं, उस केस में जो R ऑफ s क्या होता है, 1/s होता है, 1/s होता है। उस केस में ESS क्या हो जाएगा, इन दैट केस व्हाट विल बी ESS, इट विल बी सिंपली लिमिट s टेंड्स टू 0 और s इनटू क्या हो जाएगा, R s के पे क्या हो जाएगा, 1/s डिवाइडेड बाई 1 प्लस G ऑफ s। तो सिंपल क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 और ऊपर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा s से s, ये बचेगा 1 प्लस G ऑफ s, ठीक है। तो ये आ गया स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है, ये आ जाएगा, मतलब ESS की वैल्यू आपकी क्या आ गई, अल्टीमेटली ESS की वैल्यू आ गई लिमिट s टेंड्स टू 0 1/1 प्लस G ऑफ s, ठीक है। और ये किस केस में है, ये आपका किस केस में है, ये वैल्यू किस केस में है, ये है जब आपका इनपुट क्या हो, स्टेप इनपुट हो, ये चीज ध्यान रखना है, ये वाली चीज स्टेप इनपुट के केस में, ठीक है। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, स्टेडी स्टेट एरर निकालते हैं, ठीक है। तो आप स्टेडी स्टेट एरर टाइम डोमेन से निकाल सकते हो और दूसरा फ्रीक्वेंसी डोमेन से भी निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी डोमेन से निकालोगे तो आपको एक चीज याद रखना होगा, फाइनल वैल्यू थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको हमेशा कंसीडर करना होगा, उसी के थ्रू आप निकाल पाओगे उसको, ठीक है ना, स्टेडी स्टेट एरर, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं नया यूनिट स्टार्ट करते हैं, जो आपका यूनिट 4 तो ऑलरेडी हो गया हम लोग का, अब यूनिट 5 है, ठीक है ना। यूनिट 5 बेसिकली स्टेबिलिटी के बारे में है, ठीक है। तो हमारा नया यूनिट है यूनिट 5 एंड दिस इज अबाउट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, राइट, सॉरी फॉर माय राइटिंग, इसमें थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होता है, तो हाँ, तो आप बियर कर लेना, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहली चीज स्टेबिलिटी में वो होता है
कि कोई भी LTI सिस्टम, ठीक है ना, मैंने क्या बोला था कि हम लोग जब स्टार्ट किए थे ना तो डिफरेंट डिफरेंट के सिस्टम देखे थे, तो नॉर्मली हम लोग किस सिस्टम की बात करते हैं, LTI सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है ना, LTI सिस्टम, ठीक है। अब LTI जो सिस्टम है, ठीक है ना, तो कोई भी सिस्टम LTI वो स्टेबल कब होगा, ठीक है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। LTI सिस्टम मतलब क्या था, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, हम लोग सारा चीज पे बात कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो अब ये LTI सिस्टम को अगर हमको उसकी स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेबिलिटी के लिए कुछ चीजें, कुछ क्राइटेरिया फॉलो होने चाहिए। तो पहला होता है, उसको बोलते हैं, फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट चीज उसको बोलते हैं बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट, ठीक है ना, बीबो इसको बोलते हैं, बहुत फेमस टर्म है ये है, बाउंडेड, बाउंडेड इनपुट, इनपुट, बाउंडेड आउटपुट, बाउंडेड आउटपुट, ठीक है ना। तो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लो कोई भी सिस्टम है, ठीक है ना, कोई भी सिस्टम है, तो उसका जो इनपुट होगा ना, कोई भी सिस्टम होगा, मैं स्टेबल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, स्टेबल कब होगा सिस्टम, जब उसका इनपुट अगर बाउंडेड है। हमारा बाउंडेड इनपुट का मतलब क्या है, सपोज करो कि हमारा इनपुट क्या है, RF है, ठीक है ना, RF है, इसका जो मॉडुलस होगा ना, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी ना, वो हमेशा किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम होगी। एक जो वैल्यू होगा ना, एक फाइनाइट वैल्यू होगा, सपोज करो हमने m लिख दिया उसको, उससे हमेशा कम होगा। और जो m होगा ना, देखो ध्यान से, बाउंडेड इनपुट का मतलब क्या होगा, वो इनफाइनाइट तक ग्रो नहीं कर रहा होगा, मतलब ऐसे नहीं हो रहा होगा कि वो अनबाउंडेड, आप बाउंडेड समझते हो ना, रेस्ट्रिक्टेड हो जो सिग्नल, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर डिफाइंड हो सिग्नल, उसको बोलते हैं बाउंडेड, ठीक है। तो वो कैसे कैसे होगा, जैसे मान लो RF हमारा इनपुट सिग्नल है, तो बाउंडेड इनपुट को मैं कैसे इंडिकेट करूंगा, बाउंडेड इनपुट को मैं बाउंडेड इनपुट को कैसे इंडिकेट करूंगा, देखो ये हमारा है बाउंडेड इनपुट। RF जो है ना, वो क्या होगा, लेस देन इसके होगा, एक एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, फाइनाइट वैल्यू होगा m। तो m को कैसे डिफाइन करेंगे, m एक फाइनाइट वैल्यू है, तो m फाइनाइट वैल्यू कैसे हम डिफाइन करेंगे, जो m होगा ना, उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा लेस देन इंफिनिटी होनी चाहिए, तभी फाइनाइट वैल्यू होगा, ठीक है ना। वो क्या होगा, m फाइनाइट वैल्यू कब होगा, जब इसकी वैल्यू इंफिनिटी से हो, ठीक है ना। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं किसको, बाउंडेड इनपुट को। तो अगर आप किसी भी सिस्टम को बाउंडेड इनपुट दे रहे हो, तो उस सिस्टम का आउटपुट क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड ही आउटपुट होना चाहिए। बाउंडेड आउटपुट का मतलब, आपने अगर बाउंडेड इनपुट दिया तो आउटपुट भी बाउंडेड होगा। आउटपुट का मतलब मान लो CFT जो है, CFT ना, ये भी क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। सपोज करो एक फाइनाइट नंबर है n, ये भी n के, और यहाँ पे भी n क्या होना चाहिए, n आपका, n एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, n का जो मॉडुलस है वो इंफिनिटी से कम होना चाहिए। अच्छा, एक्सप्रेशन देख के डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा खुद सोचो तुम, बाउंडेड इनपुट का क्या मतलब होगा, कोई चीज है लिमिट के अंदर डिफाइन हो, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं कि कोई कोई वेव फॉर्म है, ठीक है ना, उसका मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है 5, ठीक है, 5, एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैक्सिमम वैल्यू 5 जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद उससे 5 से ज्यादा जा ही नहीं रहा है, तो 5 क्या है, फाइनाइट नंबर है, ठीक है ना। तो उस m को 5 से आप रिप्लेस कर सकते हो, m को 5 से रिप्लेस कर दो, तो मैंने बस m का अल्फाबेट्स ले लिया डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना। इस ऐसे ही आप बाउंडेड आउटपुट डिफाइन कर सकते हो कि आउटपुट कितना जा रहा है, इनपुट मैक्सिमम वैल्यू आउटपुट का कितना जा रहा है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि स्टेबिलिटी के लिए, बीबो स्टेबिलिटी के लिए क्या करना होगा कि अगर आपका इनपुट बाउंडेड है, मतलब इनपुट आपका किसी पर्टिकुलर लिमिट के अंदर है, ठीक है ना, तो आउटपुट भी उस एक लिमिट के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं कि उसी लिमिट के अंदर होना चाहिए, लेकिन आउटपुट भी ये नहीं कि इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है। तो हमेशा आउटपुट भी क्या होना चाहिए, इनपुट के मतलब उसी के मतलब लिमिटेड आउटपुट होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं बीबो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बीबो स्टेबिलिटी। हमेशा स्टेबिलिटी की बात करी जाती है तो हम क्या इंश्योर करते हैं, बीबो स्टेबिलिटी, कि अगर हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम को अगर हम बाउंडेड इनपुट दें तो सिस्टम अगर स्टेबल है तो कैसा प्रोड्यूस करेगा आउटपुट, बी बाउंडेड आउटपुट ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अब देखो दूसरा चीज में ध्यान से देखो, दूसरा जो चीज इंश्योर करते हैं इसको बोलते हैं कि इफ इनपुट सिग्नल टू द सिस्टम इज 0, ठीक है ना। अगर मैं सिस्टम का इनपुट सिग्नल को 0 कर दूं तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए, आउटपुट ऑफ द सिस्टम
ठीक है, मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। अगर आपने इनपुट जीरो दिया तो आउटपुट जीरो होना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स इनिशियल कंडीशन, ठीक है ना। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। मतलब अगर आप दो चीज स्टेबिलिटी के लिए हम डिफाइन वो करेंगे कि बीबो, एक तो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, मतलब अगर हम इनपुट को बाउंडेड देंगे तो आउटपुट भी बाउंडेड मिलना चाहिए। दूसरा कि अगर हम इनपुट पे जीरो कुछ कोई सिग्नल नहीं मतलब अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आउटपुट पे भी जीरो ही मिलना चाहिए, ठीक है ना। या फिर मान लो कोई सिग्नल है, वो क्या हो रहा है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जीरो हो रहा है, तो आउटपुट भी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जीरो होना चाहिए, ठीक है ना, उस टाइप से, मतलब, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। और एक तो किसी भी एलटीआई सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए दो चीजें होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो ना, स्टेबिलिटी को ना हम नॉर्मली क्या करते हैं ना, स्टेबिलिटी जो होता है उसको डिवाइड करते हैं फर्दर। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट क्या होगा कैटेगरी, पहले कौन सा कैटेगरी हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग कंडीशनल स्टेबिलिटी। पहले कैटेगरी को बोलेंगे कंडीशनल स्टेबिलिटी, ठीक है ना। कंडीशनल स्टेबिलिटी फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है। अब देखो कंडीशनल स्टेबिलिटी में क्या होता है कि हियर दूसरे कलर ले लेते हैं। कंडीशनल स्टेबिलिटी में क्या होगा, हियर the system is stable for certain range of the system component components। अब देखो ये समझ में भी आ रहा होगा, कंडीशनल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि वो स्टेबिलिटी कंडीशन के हिसाब से डिफाइंड होगी। मतलब उसमें कंडीशन दिया रहेगा कि भाई इसी रेंज में स्टेबल होगा, इसके अलावा इस रेंज से बाहर जाओगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा। उस टाइप की स्टेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको समझने वाली चीज है। एक तो चीज होगा कि उसमें हमेशा क्या होगा, वो सिस्टम हमेशा कुछ भी हो, सिस्टम कंपोनेंट कुछ भी हो, वो हमेशा स्टेबल होगा, एक तो वो होगा। लेकिन कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो क्या होता है ना, पर्टिकुलर मतलब जो अगर सिस्टम कंपोनेंट्स हैं उनके किसी रेंज के लिए ही स्टेबल होते हैं, तो उस टाइप की स्टेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी स्टेबिलिटी क्या है, दूसरी जो स्टेबिलिटी होगी इसको हम लोग सेकंड लिखते हैं, सेकंड वाले को इसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, ठीक है। अगेन राइटिंग के लिए सॉरी थोड़ा सा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी में क्या है कि इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है ना कि आप मतलब सिस्टम कंपोनेंट पे डिपेंड ही नहीं करेगा, वो सिस्टम और अपने आप ही सारे सिस्टम कंपोनेंट की वैल्यू के लिए वो स्टेबल होगा, एब्सोल्युटली स्टेबल है, मतलब, ठीक है ना। मतलब उसमें किसी चीज को डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे लिखोगे, हियर द सिस्टम इज stable for all the values of system component। मतलब कोई भी वैल्यू आप सिस्टम कंपोनेंट का रख लो, ठीक है ना, सिस्टम कंपोनेंट, ठीक है ना, तो सबके लिए स्टेबल होगा, ठीक है। थर्ड कैटेगरी क्या होता है, थर्ड कैटेगरी होता है इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टेबिलिटी, ठीक है। देखो मार्जिनल स्टेबिलिटी क्या है ना, इसको समझने के लिए आप ऑसिलेटर जानते हो, ठीक है ना।
ऑसिलेटर क्या होता है, मार्जिनल स्टेबिलिटी का क्या होता है कि जैसे क्या होता है ना कि दो चीजें होती हैं, मतलब कोई चीज या तो स्टेबल होता है या तो अनस्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन जो दोनों के बीच, मतलब जो दोनों मतलब दोनों के, जैसे क्या होगा, कोई चीज मान लो, जैसे मैं आपसे बोलूं, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, स्टेबिलिटी चेक करने का एक तो तरीका होता है, ये जो आपका सिग्मा और जे ओमेगा प्लेन था, अगर आपका पोल पोल अगर पोल अगर आपका इधर लाई करता है, ठीक है ना, इधर लाई करता है तो क्या बोलते हैं, इसको अनस्टेबल बोलते हैं, ठीक है। और इधर लाई करता है तो क्या बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं, स्टेबल सिस्टम, ठीक है ना। मतलब इस पूरे रेंज में अगर ये आपका लेफ्ट हाफ है और ये है आपका राइट हाफ है, ठीक है ना, राइट साइड में आपके, ठीक है। तो अगर इस साइड में पोल लाई करता है तो अनस्टेबल होगा, लेफ्ट हाफ में पोल लाई करता है तो स्टेबल होगा। लेकिन लेकिन इसमें क्या है, अगर मान लो पोल कहाँ लाई करे, इन पे लाई करे, इन पे लाई करे, इन पे, ठीक है ना, दोनों के मतलब एकदम इंटरफेस पे, है ना, तो उस केस को क्या बोलते हैं, मार्जिनल स्टेबिलिटी, ठीक है ना। मतलब क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि एलटीआई सिस्टम is marginal stable, is marginal stable if for the bounded input, for the bounded input, the output maintains, the output maintains the constant amplitude, the constant amplitude and frequency of oscillations, and frequency of oscillations, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब हम लोग देख रहे थे, जब जीटा की वैल्यू सेकंड ऑर्डर सिस्टम की बात कर रहे थे, उस केस में अगर हम जीटा की वैल्यू क्या लेते थे, जीरो ले लेते थे, तो जीरो लेते थे तो कौन सा सिस्टम हो जाता था, वो था अनडैम्प्ड सिस्टम। वही वही एग्जांपल है मार्जिनल स्टेबिलिटी का। मतलब आपका जो पोल होगा वो कहाँ लाइक करेगा, वो लाइक करेगा किस पे, जे ओमेगा एक्सिस पे। अब जब जे ओमेगा एक्सिस पे लाइक करेगा तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑसिलेटर हो जाएगा। और वो कैसा आउटपुट देगा, उसका जो आउटपुट होगा है वो क्या होता है, उसका एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब क्या होगा, वो ना एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करता रहेगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके वो ऑसिलेट करता रहेगा कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। थोड़ा सा इधर गड़बड़ हो गया, तो सही कर लेते हैं। ये आपका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पे ऐसे ऐसे करके ऐसे ही चेंज, मतलब वो होता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, मार्जिनल स्टेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला कि हमेशा जो है ना, अगर मैंने क्या बताया आपसे कि अगर मान लो पोल कोई भी सिस्टम है, ठीक है ना, कोई भी सिस्टम है, कोई सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, तो उसका आप देख के बता सकते हो। अगर उसका जो पोल जीरो प्लॉट करते हो अगर आप, तो अगर पोल आपका किधर जा रहा है, पोल अगर आपका राइट हाफ में जा रहा है तो क्या होगा, वो राइट हाफ में जा रहा है अगर पोल उसका, तो क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल होगा। लेफ्ट हाफ में जा रहा है तो स्टेबल होगा, ठीक है। और इस पे रहेगा, किस पे, जे ओमेगा एक्सिस पे रहेगा अगर, तो क्या होगा, वो सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा, मार्जिनल स्टेबल, ठीक है। अब एक चीज इसमें ध्यान से देखना है कि अगर हमारा, जैसे मान लो कोई है, जैसे चीज हम बताते हैं आपको, ऐसे है, मान लो ये हमारा जी ओमेगा एक्सिस है, ये आपका जी ओमेगा एक्सिस है और ये हमारा सिग्मा, ठीक है ना। अब मान लो मैं आपसे बोलूं कि एक सिस्टम है जिसमें एक पोल है, ऐसे ऑरिजिन पे एक पोल है, एक क्या कैसा सिस्टम होगा, अनस्टेबल स्टेबल क्या है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को ना हम मार्जिनली स्टेबल बोलेंगे। क्यों, ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, मार्जिनली मार्जिनली स्टेबल, मार्जिनली मार्जिनली स्टेबल बोलेंगे, ठीक है ना। क्यों, कि आपका जो पोल है ना, पोल क्या है, पोल है, पोल एट ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब क्या है, जियोमेट्रिक एक्सिस तो है मार्जिनली स्टेबल। लेकिन लेकिन अगर मैं इसी चीज को, इस चीज को मैं कॉपी कर लूं यहाँ से, इस चीज को मैं कॉपी कर लूं, पेस्ट भी कर लूं यहाँ से,
ये वाला है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूं, 2 पोल कर दूं इसी चीज में, मैं ऑरिजिन पे 2 पोल कर दूं, एक ये है, एक और इसी पे ऑरिजिन पे ही एक और है, 2 पोल कर दूं। ध्यान रखना इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं बोलूं ट्रांसफर फंक्शन कैसा होगा, इसका ट्रांसफर होगा 1/s के आसपास, ठीक है ना। 1/s को प्लॉट करोगे तो ऐसे दिखेगा इसका पोल जीरो प्लॉट, और 1/s² को प्लॉट करोगे तो आपका पोल जीरो प्लॉट ऐसे दिखेगा। अब देखो, अब ये क्या मार्जिनल स्टेबल है, क्या नहीं है। ध्यान रखना है कि हमेशा मार्जिनल स्टेबल तब होगा जब नॉन रिपीटेड पोल्स हो, मतलब पोल्स ना एक जगह पे रिपीट ना हो रहे हो, ठीक है ना। ये क्या है, आपके रिपीटेड पोल्स हैं, ये रिपीटेड पोल्स हैं, ये क्या है, आपके रिपीटेड पोल्स हैं, मतलब जीरो पे ही 2 पोल आ गया, तो जीरो पे 2 पोल होगा, जब भी आपका रिपीटेड पोल होगा जे ओमेगा एक्सिस पे, तो रिपीटेड पोल एट ऑरिजिन, इसका मतलब क्या होगा, ये सिस्टम है अनस्टेबल है, ठीक है ना। ये भी चीज आप याद रखना, ठीक है। रिपीटेड पोल है तो आपका अनस्टेबल है, मतलब अनस्टेबल कब कब हो सकता है सिस्टम। एक तो है कि अगर आपका पोल जीरो प्लॉट इधर आ जाए, पोल जीरो प्लॉट आपका राइट हाफ में चला जाए, मतलब पोल जो है वो कहाँ चले जाए, राइट हाफ में चले जाए, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन के पोल राइट हाफ में चले जाएंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। दूसरा केस क्या है कि अगर हमारा जे ओमेगा एक्सिस पे भी रिपीटेड पोल आ जाए, एक ही जगह पे 2 पोल आ जाए, 3 पोल आ जाए, 4 पोल आ जाए, इन दैट केस ऑल्सो योर सिस्टम इज गोइंग टू बी अनस्टेबल, ठीक है ना। उस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कंडीशन है इसका, ओके। अब देखो नेक्स्ट, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक टर्म होता है, एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी। टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग, वो बोलते हैं हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी। अभी जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है ना, हमेशा किसके लिए डिफाइन होता है, स्टेबल सिस्टम के लिए, ठीक है ना। ये क्या होता है, ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर स्टेबल सिस्टम्स। ये जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्टेबिलिटी का, किसके लिए डिफाइन होता है, ओनली फॉर स्टेबल सिस्टम्स, ठीक है। तो वो एक किसी हमेशा क्या होगा, स्टेबल सिस्टम के लिए डिफाइन होगा, ठीक है ना। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके थ्रू अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं बाई रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी, थोड़ा टफ हो रहा है लिखना, स्टेबल by relative stability we can find the system time constant, settling time, and time required to reach steady state, ठीक है ना। तो इसके थ्रू कौन से कॉन्सेप्ट के थ्रू, हम रिलेटिव स्टेबिलिटी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये सारा चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। कि सेटलिंग टाइम क्या है, और टाइम कांस्टेंट क्या है उस सिस्टम का, और स्टेडी स्टेट टाइम कितना है उसको, ठीक है ना। तो ये सारा चीज हम लोग विद द हेल्प ऑफ क्या, रिलेटिव स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट, हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। तो आपके जो मेथड्स हैं, मेथड्स कैसे हम स्टेबिलिटी, किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, तो मेथड्स used for deciding stability, ठीक है ना। कई सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप स्टेबिलिटी का पता लगा सकते हो कि सिस्टम आपका स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड जो है, फर्स्ट रेड पेन यूज कर, फर्स्ट जो मेथड है उसको बोलते हैं रूथ हार्विट्ज क्राइटेरिया। रूथ
हॉर्विट्ज क्राइटेरिया। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका रूट लोकस। रूट लोकस। तीसरा क्या है? बोर्डे प्लॉट। चौथा क्या है? नाइक्विस्ट प्लॉट। पांचवा क्या है? निकोलस चार्ट। ठीक है ना? इन सब के थ्रू आप क्या कर सकते हो? किसी भी सिस्टम का स्टेबिलिटी पता कर सकते हो। लेकिन इसमें देखो, ये जो ऊपर के है ना, ये जो ऊपर के दो हैं स्टेबिलिटी वाले, ठीक है ना, ये जो रूट हार्विट्ज, RH इसको शॉर्ट में बोलते हैं, और रूट लोकस, ठीक है ना, इनसे हम क्या पता करते हैं? इनसे हम पता करते हैं एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। क्या पता करते हैं हम लोग? एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। तो क्या पता करते हैं हम लोग? एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी पता करते हैं। और उसके नीचे वाले जो सारे हैं, ये वाले तीन, ठीक है, इनसे हम क्या पता करते हैं? इनसे पता करते हैं हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी। ठीक है ना? तो हम एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी भी पता कर सकते हैं और रिलेटिव स्टेबिलिटी भी पता कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब देखो कि ये हमारे मेथड्स हो गए फाइंडिंग आउट स्टेबिलिटी। ठीक है, अब मैं पूछूं कि आखिर भाई ये स्टेबिलिटी है क्या? मैं मतलब स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? तो पहली बात तो स्टेबिलिटी हम लोग डिफाइन कैसे किया था? बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। ठीक है ना, मतलब किसी सिस्टम को अगर आप बाउंडेड इनपुट देते हो तो सिस्टम क्या आप प्रोड्यूस करना चाहिए? बाउंडेड आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, और किसी सिस्टम को आप कुछ भी नहीं देते हो तो उसका आउटपुट भी कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज अगर किसी भी सिस्टम को किसी सिस्टम में पॉसिबल अगर हो रहा है, मतलब एक क्वालिफाई कर रहा है सिस्टम, इन दैट केस द सिस्टम इज स्टेबल। ठीक है, तो ये हमारा ये था। ठीक है, अगर मैं आपसे कोई ऑब्जेक्ट पूछूं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, अगर मैं पूछूं कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे मान लो मैं एक कोन की बात करता हूँ, कोन, ठीक है ना, सर्कुलर कोन की बात करूं, जैसे मैं पूछूं आपसे, एक कोन कैसे होता है आपका? ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे। ठीक है, अब एक कोन ऐसे है, इसको रखा गया है, सपोज करो सरफेस है हमारा, ठीक है ना, सरफेस है नीचे, अब इसको ऐसे रखा गया है। एक तो तरीका ये है रखने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, मैं इसी कोन को पलट दूं, ऐसे कर दूं, ठीक है, इसी कोन को मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, और ये आपका सरफेस है। अब बताओ कौन सा स्टेबल होगा? ये तो सिंपल सा आप देख के ही बता दोगे। ये देखो, ये आपका क्या है? सरफेस है, तो ये इसमें क्या होगा? ये स्टेबल होगा। तो क्या इंडिकेट करेगा? ये स्टेबल इंडिकेट करेगा, स्टेबल चीज इंडिकेट करेगा। और ऐसे रखोगे तो क्या होगा? ये कौन का पता, ये स्टेट ही नहीं पता चलेगा। आपने क्या कर दिया है, जो ऊपर वाला चौड़ा वाला पोर्शन था ऊपर कर दिया है, ऐसे इसको नीचे कर दिया है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ये करेगा अनस्टेबल। ठीक है ना, ये अनस्टेबल वो करेगा, अनस्टेबल स्टेट। तो स्टेबल स्टेट बोलेंगे, उसको बोलेंगे अनस्टेबल स्टेट। ठीक है ना? तो अगर हम कोई भी फिजिकल चीज को अगर स्टेबिलिटी देखें, तो फिजिकल चीज की स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? मतलब बेसिकली आप कोई चीज कितना स्थिर है, ठीक है ना, कितना स्टेबल है, तो वैसे ऐसे ही हम किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात करें, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे हम डिफाइन करते हैं? उसकी डिफाइन करते हैं कि हम सिस्टम को अगर कोई बाउंडेड इनपुट दे रहे हैं, तो सिस्टम का आउटपुट भी क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, अब कोई भी सिस्टम होगा, तो उसको हम लोग कैटेगराइज कैसे करते हैं? एक तो ओपन लूप सिस्टम होता है, फिर क्लोज लूप सिस्टम होता है। ठीक है, अब हमने क्या देखा है सिस्टम को, और भी क्लासिफिकेशन देखे हैं, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि किसी भी सिस्टम, कोई भी हमको सिस्टम दिया जाएगा, तो मैं क्या देखूंगा? सबसे पहले मैं उसका देखूंगा पोल जीरो प्लॉट। अगर मैं मान लो मेरे को सिस्टम दिया है, तो मैं पोल जीरो प्लॉट उसका अगर प्लॉट कर दूं, आपको पोल जीरो डायग्राम दे दिया गया, तो आप देख के बता सकते हो कि सिस्टम क्या है, स्टेबल है क्या अनस्टेबल है। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं सिंपल सा, जैसे मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछता हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे आपको एक दिया है CS डिवाइड बाई RS। CS डिवाइड बाई RS का मतलब क्या है? ट्रांसफर फंक्शन। ऐसे दिया हुआ है S+2 डिवाइडेड बाय S-2 S+4 और S+6, और आपसे पूछा जाए कि ये सिस्टम क्या है, स्टेबल है अनस्टेबल है, क्या है, तो आप क्या करोगे? सिंपल सा क्या करोगे? पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ करोगे, पोल जीरो प्लॉट। ठीक है, ये आपका सिग्मा और ये है आपका जे ओमेगा, ड्रॉ करोगे। अच्छा, तो सबसे पहले देखो इसमें जीरो कहाँ आएगा? देखो
हमेशा स्टेबिलिटी में ना, फॉर स्टेबिलिटी पर्पज, स्टेबिलिटी में केवल हम क्या प्लॉट करते हैं, हम केवल पोल की बात करते हैं, पोल की, ठीक है ना, पोल की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसकी जो भी क्लोज लूप सिस्टम है इसकी पोल की बात करेंगे। तो पोल कहाँ कहाँ आएगा, देखो ये आपका पोल निकालने के लिए क्या करेंगे, s-2, s+4 और s+6 इक्वल्स टू 0। तो s की वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, -4 हो सकती है और -6 हो सकती है, ठीक है। अब इसको हम प्लॉट करते हैं। देखो s की वैल्यू 2 रखोगे तो कहाँ होगा, s ए है सपोज करो 1, ए है आपका 2, ठीक है, ए है -1, -2, -3, -4, -5 या -6, ठीक है। अब देखो मैं पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो पोल जीरो प्लॉट क्या होगा, हमेशा पहले ए देखो s इक्वल टू 2 पे, ए 2 पे कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, एक पोल यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर s इक्वल टू -4 पे, 4 पे कहाँ है, यहाँ पे आ गया -4 पे। फिर s इक्वल टू -6 पे, ये आ गया -6 पे। अब ये बताओ इसमें क्या है, इसमें आपका एक पोल कहाँ लाई कर रहा है, ये आपका क्या है, राइट साइड है। ये जो पूरा है, हम नहीं कर रहे थे, कौन सा कलर लिया था, कौन सा सही लगेगा, रेड, चलो रेड ही लेते हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा चीज है देखो ध्यान से, ये वाला चीज है, मैंने जो रेड कर दिया ये वाला, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये राइट हाफ प्लेन इंडिकेट कर रहा है। इधर जितना होगा ना, अगर इधर कोई पोल आता है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि सिस्टम अनस्टेबल है। और अगर केवल आपके सारे पोल्स इधर आ गए, इधर इस साइड में, इस साइड का मतलब व्हाट, इस साइड का मतलब लेफ्ट हाफ में, तो लेफ्ट हाफ में आ गए, ये क्या इंडिकेट करता है, स्टेबल सिस्टम, ठीक है ना। तो ए क्या इंडिकेट करता है, ए करेगा स्टेबल, स्टेबल, और ये क्या करेगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल। लेकिन ध्यान रहे अगर पोल एक अनस्टेबल, मतलब एक अगर एक भी पोल राइट हाफ में चला गया तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल ही होगा, ठीक है ना। ये नहीं कि दो इधर लेफ्ट हाफ में है तो उसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल सिस्टम, ठीक है। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा है पोल जीरो प्लॉट, सिग्मा जे ओमेगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं पोल जीरो प्लॉट किसका बना रहा हूँ, जैसे मान लो कोई सिस्टम है मेरा, लिया है आप सी एफ एस, दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है ना, दूसरा एग्जाम्पल सी एफ एस डिवाइडेड बाई आर एफ एस, ये क्या है, ट्रांसफर फंक्शन दिया है और इसकी वैल्यू कैसे दी है, ए लिखा है 1/s² s+2 s+3, ठीक है। अब देखो इसमें पोल कितने होंगे, पोल कैसे निकालोगे, पोल ध्यान रखना जितने जितने s के पावर होगा ना उतने नंबर ऑफ पोल होंगे। इसमें टोटल s के पावर कितना है, 2, 1 3 1 4, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, यानी 4 पोल आएंगे। तो सबसे पहले देखो s का स्क्वायर है, तो s का स्क्वायर है तो 2 तो 0 पे ही पोल आ गए, 0 और 0 पे एक पोल 0 पे, फिर एक पोल 0 पे, यानी 2 पोल 0 पे हो जाएंगे। तीसरा पोल क्या आएगा, -2 पे आ जाएगा। चौथा पोल क्या आएगा, -3 पे। इसको बनाओगे कैसे, 0 पे आपके 2 पोल हैं, 1 और 2, ठीक है। दूसरा पोल क्या है, -2 पे है, तो देखो ए है -1 -2 और ये है -3, तो -2 पे आपके दूसरा है, -2 पे दूसरा और -3 पे तीसरा है, ए पोल हो गया। अब मैं पूछूंगी ये स्टेबल है क्या अनस्टेबल है, भाई ये भी अनस्टेबल सिस्टम है, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि अगर जे ओमेगा एक्सिस पे है, इस पे रिपीटेड पोल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, देयर शुड नॉट बी एनी रिपीटेड पोल। ये आपको मैंने पहले बता रखा हूँ कि इस पे ना जे ओमेगा एक्सिस पे भी ना कोई रिपीटेड पोल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रिपीटेड पोल है ऑरिजिन पे, ऑरिजिन पे रिपीटेड पोल है, इसका मतलब क्या है, ऑरिजिन पे रिपीटेड पोल है, इसका मतलब है सिस्टम हमारा अनस्टेबल है, ठीक है ना। तो ये है आपका रिपीटेड 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 पोल्स एट ऑरिजिन, ऑरिजिन इसका मतलब क्या होगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल सिस्टम, ठीक है। तो ये है तरीका वो करने का, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो तरीका देखेंगे ना कि स्टेबिलिटी डिसाइड करने का, वो है रूथ हार्विट्ज क्राइटेरिया। यही आपके सिलेबस में है, स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन व्हाट, रूथ हार्विट्ज क्राइटेरियन पे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हम स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं और क्या क्या होता है उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग बताएंगे कि देखेंगे कि रूथ हार्विट्ज क्राइटेरिया क्या होता है, और उससे हम एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, देखो मैंने क्या बताया था,
एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ये वाला चीज, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे रूट हार्विट्ज क्राइटेरिया से मैप करेंगे, ठीक है, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब नेक्स्ट जब भी हम मिलेंगे तो उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम मतलब सीखेंगे कि रूट हार्विट्ज क्राइटेरिया के यूज कैसे करना है, ठीक है। चलो ओके।